हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। तो क्लास 12th इंग्लिश में खासकर जो विद्यार्थियों को कुछ भी तैयार नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मात्र आपको इंग्लिश में 3 ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर फिक्स है आपको मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 टॉपिक हैं जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार फिक्स होता है कि आता ही है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, और ये 3 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं जो कि इसी वीडियो में हम कराएंगे तो आपके 30 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, कहीं भी जाने वाले नहीं है। अब वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है जो है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको 15 नंबर दिलाएगा। तो 15 नंबर केवल अनसीन पैसेज से आ जाएगा। अब मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि अनसीन पैसेज बिना कोई भी कुछ भी पढ़े हुए, बिना आप अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 15 नंबर यूं ही बिना पढ़े ही आप ला देंगे। तो उसको भी हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहना है। पहला अनसीन पैसेज। दूसरा है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लेटर लिखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम इसी वीडियो में जानेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए 4 नंबर का इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, उसको इसी वीडियो में हम कराएंगे। तो ये 3 टॉपिक केवल आप तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके 29 नंबर हो रहे हैं ना, 15 के बाद आपके 15, 10, 25, 25, 29, तो लगभग 29 से 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इतना बिल्कुल आप तैयार करिएगा और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। यदि पूरे आपको मान लेते हैं ये 20 से 30 मिनट का अगर आप वीडियो देख लेते हैं और उससे आपके इंग्लिश में 30 नंबर फिक्स हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो उसको हम अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आपके क्लास 12th का इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज। तो देखिए अनसीन पैसेज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहली बात, एक बात याद रखेंगे, अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि जिसको आप तक मतलब अभी तक कभी भी आपने इस पैराग्राफ को नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है। ऐसा आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना होता है इन्हीं पैराग्राफ का, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में मिलेगा। अब बात आता है, देखिए मैं खासकर उन विद्यार्थियों को मैं सिखाना चाहता हूं जिनको अर्थ निकालने नहीं आता। वो चाहते हैं कि बिना पढ़ें, क्योंकि हमने आज तक ये पैराग्राफ दिया नहीं है, देखा नहीं है, तो कैसे हम पढ़ेंगे, तो है ही नहीं। तो बिना हमें अर्थ निकालने न भी आए तब भी ये 15 नंबर हम कैसे प्राप्त करें, उनके लिए हम खासकर ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको ध्यान से समझना है, केवल आपको ट्रिक समझना है। ट्रिक समझ के बिना अर्थ निकाले ये आप आ जाएगा, 15 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ना, दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला कार्य, देखिए अब ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको कार्य क्या करना है कि जब भी ऐसा आपको अनसीन पैसेज दे, सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने के बाद उसके बाद आपको दूसरा ट्रिक ये है कि उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल सर हम तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही, बट जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले इसको पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं यही तो ट्रिक है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले ये जो क्वेश्चन है ना इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या आपको ढूंढना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम भी क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज मैन लाइफ मेजर्ड। ठीक है, तो मैं अर्थ आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ना
कि उन विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंट आए, वो विश्वास कर पाए कि बिना अर्थ निकाले भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, हाउ इज मैन लाइफ मेजर, मतलब मनुष्य अपने जीवन को कैसे माप सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो भी हम इसका, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे ना हाउ इज मैन लाइफ मेजर, तो लाइफ मेजर की यहाँ पे एक शब्द आया है ना, तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, अपने दिमाग में आपको करना है, क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना है। अब इसका अंडरलाइन हमें कर देना है। उसके बाद हमें इस पैराग्राफ में देखना है कि लाइफ मेजर शब्द कहाँ आया है। अब वहीं से हमें लिखना प्रारंभ करना है। देखिए, मैं जब पढ़ता था, ठीक है, जब क्लास 12 का मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मुझे उतना अर्थ निकालने नहीं आता था, तो नहीं निकाल पाता था। तो मेरे टीचर यही कहते थे कि देखो आपको क्या करना है। उन्होंने हमें यही बताया है कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िएगा, और जो अंतिम का कोई कोई है जिसको आपको मैच करना है, जैसे लाइफ मेजर मिल गया, इसमें भी आपको ढूंढना है कि लाइफ मेजर, ठीक है, मतलब जो जीवन की माप, मनुष्य अपने जीवन को कैसे माप सकता है, तो इस शब्द को इसमें ढूंढना है और वहीं से लिखना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन का ही आंसर पहले देखते हैं, उसके बाद इन सभी को देखेंगे। बट ये होता है ना कि कभी भी आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लिया जाता है तो और बेटर रहता है। तो पहला हम लाइफ मेजर ध्यान में रखेंगे। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं मैन लाइफ, मैन, ठीक है, मैन मतलब आदमी, मनुष्य। तो मैन लाइफ इज नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, मतलब अगर हम इसको अर्थ निकाल दें, बट अर्थ निकालना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि बिना अर्थ निकाले ही समझा दे। मतलब यहाँ पे क्या कहा जाए, मनुष्य, मैन लाइफ इज नॉट मेजर, मनुष्य को जीवन को नहीं मापा जा सकता ऑफ द नंबर ऑफ डे, कि एक दिन मतलब दिनों में या महीनों में या ईयर मतलब वर्षों में। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मनुष्य है तो उसके जीवन को हम नंबर में, महीनों में या साल में नहीं माप सकते। कोई भी, किसी को भी नहीं पता है कि वो व्यक्ति कितने दिन तक जिएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, बट अर्थ हमें नहीं निकालना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे मैन लाइफ इज नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ एंड ईयर दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स he has done, by the achievement he has made. What is the real significance in life is not the quantity, the quality of experience. A short life devoted to the noble endeavors is far more valuable than a long life of over the 100 years spent in the travel pursuit. We live in deed, not in year. ठीक है, उसके बाद नोबल डीड, एक्सपेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट constitute a real glorious of character and not the length of the time one has the lived in the world. ये हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया। उसके बाद अब समझिएगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अगर हमें लिखना है तो कह रहा है हाउ इज मैन लाइफ मेजर, मनुष्य अपने जीवन को कैसे माप सकते हैं। तो अगर हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा था तो यहाँ पे एक शब्द आया था ना, मैन लाइफ, और फिर से यहाँ पे मेजर आया था कि नहीं आया था। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो यहां से हम लिखना चालू करेंगे इसका आंसर कि मैन लाइफ इज नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ एंड ईयर दैट ही हैज लिव्ड बट द डिड्स, और फिर से ही हैज डन बाय द अचीवमेंट। देखिए यहां तक लिख देंगे। मेरे टीचर ने ये बताया था कि जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसका, जहाँ से मतलब ये शब्द हमें मिल गया तो इसका फुल स्टॉप यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे, और जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक लिखेंगे। तो इसका एक फुल स्टॉप यहाँ पे आ रहा है, एक फुल स्टॉप यहाँ पे आ रहा है, एक फुल स्टॉप यहाँ पे। तो कहते हैं ना, एक लाइन लिखेंगे तो थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो हम थोड़ा सा अधिक लिख देते हैं। अधिक हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। समझ रहे हैं? तो ऐसे ट्रिक से आपको करना है। देखिए जो बुद्धिमान है, जो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बॉय हैं, ठीक है, या लड़के हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बट मैं उनके लिए खासकर ये ट्रिक बता रहा हूँ जो बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि मैं सर इतना मतलब मैं पास हो जाऊँ अच्छे से, उनके लिए हम इंग्लिश के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा मुझे लगता है उन विद्यार्थियों को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आते हैं दूसरे पर। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा,
दूसरा, विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ ऑन ए लॉन्ग लाइफ। अब देखिए यहाँ पे कहा जाए विच इज मोर वैल्यूएबल, क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, एक छोटा जीवन या एक बड़ा जीवन। तो हम देखेंगे ए शॉर्ट लाइफ ऑन लॉन्ग लाइफ, तो इसमें हम देखेंगे ए शॉर्ट लाइफ कहाँ पर है, ए लॉन्ग लाइफ कहाँ पे है। तो अभी तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, देखिए हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब फुल स्टॉप से यहाँ से देखिए ए शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे एक शॉर्ट लाइफ आया है कि नहीं, ए शॉर्ट लाइफ। तो देखिए यही से हम देखिए ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू द नोबल एंडेवर्स इन द फेयर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। देखिए लॉन्ग लाइफ आया, ऑफ ओवर, यहां से हम आगे जाएंगे क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है, ऑफ द ओवर द 100 ईयर स्पेंड इन, ये फुल स्टॉप नहीं है, स्पेंड इन ट्रेवल परच्यूड। यहां तक फुल स्टॉप यहाँ पे आया है ना, तो यहां तक हम लिख देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। समझ रहे हैं, देखिए ए लॉन्ग लाइफ भी यहाँ पे आ गया है और शॉर्ट लाइफ भी आ गया है। अब वही तो कहा गया था विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ या ए लॉन्ग लाइफ, तो यहाँ पे भी कहा गया है, ठीक है, ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ भी मिल गया, फिर से ए लॉन्ग लाइफ यहाँ पे मिल गया, फिर से वैल्यूएबल है तो वैल्यूएबल भी मिल गया। तो ऐसे ही आपको ढूंढ के लिखना है, दूसरा का आंसर यहाँ से लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, यही है ट्रिक। आते हैं तीसरे पर। तीसरा, व्हाट शुड मैन प्रिफेयर टू डू इन लाइफ। देखिए इसको थोड़ा सा अर्थ अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा आपको अर्थ भी निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड मैन प्रिफेयर टू डू इन दिस लाइफ, मतलब व्हाट शुड मैन, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, प्रिफेयर टू डू इन दिस लाइफ, मतलब इन लाइफ, मतलब मनुष्यों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो देखिए मनुष्यों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था, ही हैज मेड, ठीक है, वो कहते हैं डेट हिज रियल सिग्निफिकेंस, ये वास्तव में महत्व है इन लाइफ, मतलब जीवन का वास्तव में महत्व है, इज नो द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा आवश्यक, जीवन की मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने अपने जीवन में कितना एक्सपीरियंस लिया है। तो मनुष्यों का जो व्हाट शुड, मनुष्यों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उन्हें अत्यधिक, अधिक से अधिक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि उनका वास्तविक धन क्या है, क्या है, एक्सपीरियंस है, ना कि क्वांटिटी है कि वो कितने समय तक, कितने मात्रा में वो अपने जीवन में जिए हुए हैं। तो वही यहां से आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। यही थोड़ा सा आपको कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा अर्थ निकालेंगे तो और बेटर रहेगा। तो वही बात कहा जाए, ही हैज मेड व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नो द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस का महत्व होता है। अब मैं ही मान लेते हैं, मैं ही 10 वीडियो बना दूं एक दिन में, और उसमें क्वांटिटी तो 10 मात्रा की होगी, मात्रा तो अधिक हो गया, पर क्वालिटी ना हो, अच्छे से हमने नहीं पढ़ाया, तो क्या उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है, मात्रा पे नहीं। तीसरा का आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा। चौथा कह रहे हैं व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, व्हाट मेक, क्या हम, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर ग्लोरियस, कैरेक्टर मतलब चरित्र होता है, ग्लोरियस मतलब गौरवशाली, ठीक है। तो हम कैसे एक गौरवशाली चरित्र बना सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर रियल ग्लोरियस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर शब्द आ गया ना, ग्लोरियस, कैरेक्टर ग्लोरियस यहाँ पे कहा गया था, तो यहाँ पे भी ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप समाप्त हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो चौथा आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए नोबल डेट, splendid idea and fine sentiment constitute a real glorious of character and not the length of time one has the lived in the world।
मतलब क्या यहाँ पे है, कहा जा रहा है कि एक गौरवशाली चरित्र कैसे बना सकते हैं। नोबल डिड मतलब नोबल मतलब नेक होता है, डिड मतलब कार्य, नोबल डाइड मतलब क्या हो गया, नेक कार्य, स्पेंडेड आइडिया मतलब नेक, स्पेंडेड मतलब भी वही होता है, स्पेंडेड मतलब भी नेक ही होता है। तो नेक आइडिया, नेक मतलब विचार, ठीक है। और फाइन सेंटीमेंट, फाइन मतलब अच्छे, सेंटीमेंट मतलब होता है भावनाएं, तो एक अच्छी भावनाएं, ठीक है। तो वही बात कहा गया, नेक कार्य और नेक विचार और एक अच्छी भावनाएं कंस्टिट्यूट ए रियल ग्लोरियस ऑफ कैरेक्टर, एक गौरवशाली चरित्र बना सकते हैं, ठीक है। एंड और नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, ना कि जीवन का जो लेंथ ऑफ टाइम मतलब जीवन यदि आपका मतलब समय लंबा है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, ना कि संसार में आप कितने समय तक जिए हुए हैं इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, नेक कार्य, नेक विचार और एक अच्छी भावनाएं। इसी से आप एक गौरवशाली चरित्र अपना बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई भी गलत भी कर रहा है ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, थोड़ा सा सही सोचिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके किसी को छोटा नहीं समझना है, किसी को गलत नहीं समझना है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके किसी को नीचा नहीं दिखाना है, ये कम से कम शिक्षित व्यक्तियों के अंदर होना ही चाहिए। तो इतना आप करेंगे ज़रूर, अब मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे व्यक्ति भी होंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अंतिम हमारा पांचवा कि व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट वर्ड, ठीक है, क्या शब्द है, ठीक है, इन पैसेज मीनिंग मतलब जो पैराग्राफ में जो इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, ये आपको मीन्स बताना है, इनका मीनिंग मतलब इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस मतलब भी क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। नोबल इंडवेरस, नोबल मतलब नेक अप्रयास, ठीक है। तो नेक प्रयास इसमें कहां पर है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे नोबल डिड, नोबल डिड मतलब क्या होता है, नेक क्या होता है, कार्य होता है। तो नेक प्रयास, नेक कार्य, ये इसका भी हो जाएगा, ये भी इसका नेक आइडिया मतलब नेक एक विचार है, ये भी आप लिख सकते हैं। फाइन सेंटीमेंट भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सभी क्या है, ये आपके हैं जो वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ये अंतिम वाला पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपके 3 नंबर यहाँ से मिल गए, फिर से 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर यहाँ से, तो 3 बचे 15 नंबर यहाँ से आपके मिल जाएंगे। 15 नंबर तो बहुत होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हुआ, कुछ थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके 15 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 नंबर आपका कंफर्म हो गया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और भी आपको प्रैक्टिस कराने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और जो टॉपिक हैं उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट करता हूं दोस्तों, आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेटर को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी जरूर ये लेटर पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। ये किस चीज पर लेटर है, तो कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक लेटर लिखना है टू कंप्लेन, शिकायत के लिए, टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब जो शॉर्टेज ऑफ बुक मतलब बुक की कमी, ठीक है, इन योर कॉलेज लाइब्रेरी मतलब जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, कॉलेज की पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के लिए शिकायती पत्र लिखना है अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास। समझ रहे हैं? तो कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक शिकायती पत्र लिखना है कि लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी है, इसके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में लेटर पूछा जाता है। ध्यान से आप समझेंगे, एक एक बात समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने एक लिख दिया है कुलदीप शर्मा,
ठीक है। तो देखिए ये शर्मा तो मुझे नहीं पता, बट कुलदीप एक स्टूडेंट है जो लगभग हमेशा हमारी वीडियो देखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं, ठीक है। मैं सभी का नाम तो अब नहीं लिख सकता, बट एक स्टूडेंट है जिनको मैंने देखा कि अक्सर वो वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उनका नाम लिखना कर्तव्य था, तो मुझे लगा कि मैं उनका नाम एक बार लूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कुलदीप शर्मा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद आता है अहिरौली बघेल, देवरिया यूपी। मैं अहिरौली बघेल मतलब इस गांव का नाम लिखना है, ये मेरा गांव का नाम है अहिरौली बघेल। देवरिया अपने जो जिला है वो आप लिख दीजिएगा, यूपी से हूँ तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो जो आपका नाम है, आपके गाँव का नाम, फिर से देवरिया मतलब जिला कौन सा है और यूपी किस स्थान से है, किस राज्य से है, वो लिख देना है। मतलब सिंपल में कहें तो अपने नाम और अपना पूरा एड्रेस सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है, उसके नीचे फिर से डेट डालना है। तो ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आज तो 3 तारीख है, ठीक है, बट मैंने 2 ही लिखा है, ठीक है, मिस्टेक से। ये मुझे लगता है आपको 4 को ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो मैं 3 को लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने 3 को यहाँ पे 2 लिखा था ना, क्योंकि मैं ये लेटर जब लिख रहा था तो मैं 2 ही तारीख को ये सब कुछ बना रहा था, ठीक है। अगला लेटर हमने डेट लिख दिया, डेट के नीचे फिर से लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एक हमने कॉलेज का नाम ले लिया है, MMPG कॉलेज भाटपारा रानी। ये मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, भाटपारा रानी कॉलेज है, भाटपारा रानी स्थान का नाम है, ठीक है। ये MMPG मदन मोहन मालवीय कॉलेज है, उसका नाम हमने लिख दिया है। तो ऐसे ही द प्रिंसिपल और अपने कॉलेज का नाम और कॉलेज जहां पर है उसका स्थान, ऐसे आप लिख देंगे। इतनी कार्य तो आप कर ही सकते हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिखा है शॉर्टेज ऑफ बुक इन कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब शॉर्टेज ऑफ बुक की कमी, किताबों की कमी और इन कॉलेज लाइब्रेरी मतलब कॉलेज के पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी के लिए हम एक शिकायती पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिख देंगे ना। सब्जेक्ट से फायदा ये होता है कि जो भी लेटर को पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये लेटर किस लिए लिखा गया है। मेन तो यही पढ़ के रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, अब यहां से हमने जो लिखा हुआ है इसको समझिएगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं यहां से ध्यान से समझेंगे, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, ऑफ योर कॉलेज, आपके ही कॉलेज का, ठीक है। इतनी बात समझ के फिर से हमने लिखा है कि I would like to draw your kind attention of the library to the library। मतलब I would like to draw, मैं आपके खींचना चाहता हूँ, इन काइंड योर काइंड अटेंशन, आपके दयालुता पूर्वक जो ध्यान है उसको अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर। मतलब आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ, ठीक है, योर काइंड अटेंशन, आपके दयालुता पूर्वक ध्यान को, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर। मतलब मैं आपके ध्यान को लाइब्रेरी की ओर रखना या खींचना चाहता हूं, ये हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बुक, ठीक है, द नंबर ऑफ बुक केप्ट इन द लाइब्रेरी। यहां पे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बुक, ठीक है, जो किताबों की संख्या है, केप्ट इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में रखी किताबों की संख्या है, इज इनसुफिशिएंट, वो अपर्याप्त है। मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी में रखी जो किताबों की संख्या है वह इनसुफिशिएंट है, अपर्याप्त है, ठीक है। फिर से उसके बाद लिखना है, सो वी हैव बीन एक्सपेंसिव शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट बुक इन कॉलेज लाइब्रेरी। सो इसीलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग मतलब हमें ये अनुभव हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट बुक मतलब नई नई किताबों की हमें जो शॉर्टेज मतलब कमी है, ए लेटेस्ट बुक, नई किताबों की कमी है इन कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब हमें ये अनुभव हो रहा है कि हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें नई किताबों की कमी है, ठीक है, लेटेस्ट बुक की क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, ये आपसे कहा जा रहा है।
उसके बाद इट वुड बी रियली ग्रेट, ये वास्तव में महान होता, इट देयर वुड बी इनफ बुक इन लाइब्रेरी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये वास्तव में महान होता कि हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें बुक पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। उसके बाद कहा जाए सो वी कैन अपग्रेड योर नॉलेज, जिससे हम अपने नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। वी विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी विल मतलब हम, वी विल वेट हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब आपके सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे, और नीचे लिख देंगे योर फेथफुली, आपका विश्वास कार्य, XYZ अपना नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपका लेटर। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने लेटर लिखा हुआ है, ना ही ज़्यादा हमने बड़ा लिखा है ना ही ज़्यादा छोटा, इतना लिखते हैं, पर्याप्त मात्रा में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। कुछ बातें हैं विशेषकर लेटर में जो आपको ध्यान देनी है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि देखिए लेटर लिखते समय कहीं भी काट पीट नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है। दूसरा, लेटर में याद रखेंगे सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है, बिल्कुल आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो लेटर ऐसे ही गलत हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना है कि डियर सर या रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्टेड सर, इतना लिखने के बाद आपको सीधा यहाँ से लिखना नहीं प्रारंभ करना है, डियर सर समाप्त हो गया तो इसके नीचे से फिर से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये पूरा आप लाइन छोड़ेंगे, फिर से नीचे का जो लाइन है और उसके जो आप देख लेंगे यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें लेटर में विशेषकर ध्यान देना होता है। पहला, काटपीट नहीं करना है, दूसरा सब्जेक्ट को लिखना है, और तीसरा डियर सर या रिस्पेक्टेड सर लिखने के पश्चात वो एक लाइन छोड़कर उसके बाद ये आपको लिखना होता है, और रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर आपके लेटर से कंफर्म, अनसीन पैसेज से 15 नंबर कंफर्म, मतलब 25 नंबर तो यूं ही कंफर्म हो गए 2 ही टॉपिक से। आगे और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आपके क्लास 12th इंग्लिश के बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे तो सेंट्रल आइडिया बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि लगभग हर साल ये सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, जो है माई मदर एट 66, ठीक है। तो माई मदर एट 66 मतलब जो माता जी हैं, उन मेरी माता जी जो 66 वर्ष की हो गई हैं, तो उन पर सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सेंट्रल आइडिया जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए हमने आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है द पोयम, ठीक है, द पोयम माई मदर एट 66, जो ये पोयम है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास, ये रचित है किसके द्वारा, बाय कमला दास जी के द्वारा। अब देखिए दिस पोयम शो द फेयर ऑफ लूजिंग हिज मदर, ठीक है, दिस पोयम ये जो पोयम है दिखाता है, सो मतलब दिखाता है, द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर मतलब माँ अपनी जो उनकी माता के बिछड़ने के डर को ये पोयम दिखाता है। देखिए मैं इससे पहले इसे सब कुछ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं ये कहानी को बता दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में समझ में आए। देखिए जो ये पोयम जिन्होंने लिखा है, जो कमला दास जी हैं, वो अपने माता जी की ही बारे में पूरी बातें बताती हैं कि जो कमला दास जी जो हैं, ठीक है, जो लेखिका हैं, ठीक है, जो कवित्री हैं, तो वो बताती हैं कि जो मेरी माता जी है वो 66 वर्ष की हो गई हैं, बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, और उनको लगता है, जो लेखिका हैं उनको लगता है कि अब मेरी माता जी का उम्र हो गया है, वो जल्द ही मुझसे बिछड़ जाएंगी। और जब ऐसा वो सोचती हैं तो उनके वो डर जाती है पूरी तरीके से, और डर जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने माता जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही होती हैं, तो उस समय पर वो यही सब सोचती हैं कि मेरी माता जी पूरी तरीके से बूढ़ी हो गई हैं और वो जल्दी मुझसे बिछड़ जाएंगी, और ये सोचकर उन्हें बहुत ही डर लगता है, बहुत ही दुख होता है। और यही सोचते सोचते वो जब अपने कार के बाहर देखती हैं तो उन्हें बहुत सारे पेड़ दिखाई देते रहे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ ऐसा उनको लगता है कि पेड़ बहुत ही तेजी से गति कर रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसा उनको प्रतीत होता है, परंतु रियल में क्या पेड़ दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते हैं। तो ऐसा उनको लगता है कि पेड़ सभी गति कर रहे हैं। आप ही कार चलाएंगे तो पीछे लगता है ना पेड़ सब जा रहे हैं इधर पीछे की ओर, तो ऐसा प्रतीत होता है। और देखती हैं वो कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे थे वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो देखती हैं। फिर से जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो उस समय पर फिर से अपनी माता जी की ओर एक बार देखती हैं, तो उनकी माता जी के जो चेहरा था वो पूरी तरीके से उतरा हुआ था, ठीक है, सूखा हुआ था, और उनका जो चेहरा था वो पीले कलर का दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार जब वो देखती हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, पर वो अपने आंसू को छुपाते हुए अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सून अम्मा। इतनी ही बात ये कहती हैं, और यही बात हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान से आप समझेंगे, थोड़ा सा तो कहानी समझ में आ गया होगा कि कमला दास जी के द्वारा कमला दास जी अपने माता जी के बारे में बता रही हैं जो 66 वर्ष की हैं। अब वो अपने माता जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाती हैं, तो उसी समय की ये सभी घटनाएं हैं जो सेंट्रल आइडिया में हमें लिखना है। देखिए वही बात हम लिखे हैं, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास जी द्वारा रचित ये पोयम है माई मदर एट 66। दिस पोयम सो द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर। ये जो पोयम है, सो मतलब दिखाता है, ऑफ द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर मतलब माता के बिछड़ने के डर को ये पोयम दिखाता है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, मतलब हर मदर, उनकी जो माता जी हैं, इज इन द लास्ट स्टेज, वो अपने अंतिम चरण में है, इज ऑफ हर लाइफ, वो जो मतलब हर मदर, उनकी जो माता जी हैं अपने जीवन के अंतिम चरण पर हैं, मतलब अब उसके बाद वो गुजर ही जाएंगी, ऐसा उनको लगता है। सो द पोएटिस फील डैट, ठीक है, सो द पोएटिस फील डैट मतलब पोएटिस महसूस करती हैं डैट की हर मदर विल पास अवे सून, उनकी माता जी उनसे जल्दी बिछड़ जाएंगे, ऐसा कमला दास जी सोचती हैं अपने माता जी के बारे में, क्योंकि माता जी जल्दी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी ये दुनिया को, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है पोएटिस गेट स्केयर्ड, ठीक है, ऑफ दिस थॉट मतलब पोएटिस जो कवित्री हैं, गेट स्केयर्ड वो घबरा जाती हैं, ठीक है, ऑफ दिस थॉट, इस सोच को जब ऐसा सोचती है तो वो परेशान हो जाती है, घबरा जाती हैं, ठीक है, बहुत ही डर जाती हैं। बट लेकिन टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, लेकिन तुरंत ही वो अपने इस सोच से बाहर निकलकर सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार मतलब कार से बाहर देखती हैं। जब वो अपने माता जी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती है तो ऐसा सब कुछ सोचती हैं, फिर से जल्दी वो उस सोच से बाहर निकलकर वो अपने कार से बाहर की ओर लुक्ड मतलब देखती हैं, ठीक है। और क्या देखती हैं कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुली जॉय, जो पूरा बाहरी संसार है वो पूरा आनंद भरा है, एंड एक्टिविटीज और हलचल है, ठीक है। द यंग ट्री सिम्स रनिंग फास्ट, दो यंग ट्री है जो मजबूत ट्री है वो क्या हो रही है, सिम्स रनिंग, सिम्स मतलब होता है प्रतीत होना, रनिंग मतलब रनिंग फास्ट मतलब तेजी से दौड़ते हुए। तो जो मजबूत ट्री हैं या नौजवान जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजी से दौड़ रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो पूरा खुशी होते मतलब पूरे खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ना द चिल्ड्रन लुक्ड, चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं कैसे, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश। एट एयरपोर्ट पहुंचकर सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, सी लुक्ड अगेन वो दोबारा देखती है एट हर मदर अपनी माता जी को। सी फेल्ट पेनिंग टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। सी फेल्ट पेन, उन्हें जब वो अपने माता जी को दोबारा से देखती हैं तो सी फेल्ट पेन, उन्हें क्या होता है, बहुत दुख होता है। टू लुक्ड एट द कलरलेस, जो माता जी के उनका चेहरा उतर गया होता है उसके लिए कलरलेस उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड पेल फेस ऑफ
हर मदर मतलब माता जी के जो उतरा हुआ चेहरा और जो पीला फेस है, पीला चेहरा दिखाई दे रहा था, उन्हें उससे बहुत ही दुख हुआ, ये बात कहा जा रहा है। बट हाइडिंग हर टायर्ड मतलब अपने आंसू को, टायर्ड मतलब अपने आंसू को छुपाते हुए, हाइडिंग मतलब होता है छुपाना, अपने आंसू को छुपाते हुए द पोएट्रीज आस्क, पोएट्री सेड, पोएट्री कहती है सी यू सून अम्मा मतलब हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो ये हुआ सेंट्रल आइडिया जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कितना 4 नंबर यहाँ से मिला, लेटर से हमें 10 नंबर मिल गए और अनसीन पैसेज से 15 नंबर मतलब 29 नंबर हमें यहाँ से मिल गए। तो 29 नंबर तो बहुत होते हैं ना। केवल 3 टॉपिक जो इस वीडियो में हमने तैयार किया है, मुश्किल से आपके 20 से 30 मिनट लगे होंगे ये वीडियो देखने में। अगर 20 से 30 मिनट अगर आप 2 दिन या 1 दिन केवल मेहनत करके याद कर लेते हैं तो सोचिए इंग्लिश में 30 नंबर तो फिक्स है कि मिल जाएंगे। उसके अलावा आर्टिकल है, आर्टिकल भी आप तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। आर्टिकल हमने बहुत सारे लिखवाए हैं, तो आप केवल YouTube पे लिखेंगे क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो 1-2 आर्टिकल आप तैयार कर लेंगे, बहुत हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिला होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हिंदी का, इंग्लिश का और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम ला ही रहे हैं, तो सब हम लाते रहेंगे। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।